वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ में हम देखने वाले हैं कि कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कवर करते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड उनके क्वालिफिकेशन को, उनके इलेक्शन को, किस अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, काफी कुछ बात होने वाली है। तो हो सकता है आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये कुछ जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इसके अंदर से एमसीक्यू बन जाए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको मालूम है, द्रौपदी मुर्मू हाल ही में 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हुई है। मैं बात करूं तो इसके पहले ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, वो भी फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड रह चुकी है, तो ये अपने आप में एक एमसीक्यू है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो इन्होंने इस बार इतिहास रचा है। शी इज द फर्स्ट पर्सन बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस पर भी एमसीक्यू बन जाए। अगर हम बात करें अपोजिशन की तो यशवंत सिन्हा इनके अपोजिट खड़े थे, जिनको इन्होंने यहां पर हराया है बाय अ मार्जिन ऑफ 2,96,626 वोट से। देन अगर हम बात करें जो 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो है हमारे रामनाथ कोविंद सर, और ये जो है 25 जुलाई, द्रौपदी मुर्मू जो है वो 25 जुलाई को अपना ऑफिस होल्ड करने वाली है। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल्स हैं जो कवर करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करने वाला हूं यहां पर, जिससे आपको एक नॉलेज हो जाए कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या वापस री इलेक्शन हो सकता है, टर्म पीरियड क्या होता है प्रेसिडेंट का। तो उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ इंडियन स्टेट होता है, सभी को मालूम होगा। बट अगर मैं बात करूं कि पहला नागरिक इंडिया का कौन है, तो वो प्रेसिडेंट को कहते हैं। ही इज ऑल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर हम बात करें आर्टिकल 52 से 62 के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। आर्टिकल 52 बात करता है कि जो एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे ही आर्टिकल 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है, जो ये बेस्ट करती है प्रेसिडेंट के पास, सुप्रीम कमांड ऑफ द फोर्स ऑफ द यूनियन, वो भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। वो चाहे तो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर से उसको यूज कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें आर्टिकल 54 की, आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, तो अभी मैं आगे देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है। 55 बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। आर्टिकल 56 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो कितने टर्म पीरियड के लिए प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट होता है। तो अगर मैं बताऊं आपको तो 5 साल के लिए होता है। और 57 वहीं पर बात करता है एलिजिबिलिटी के बारे में, तो ये री इलेक्ट हो सकते हैं। अगर रामनाथ कोविंद इस बार चाहते तो वापस से खड़े हो सकते थे री इलेक्शन के लिए, बट वो नहीं हुए और जो दो अलग कैंडिडेट्स हुए हैं। तो आर्टिकल 57 बात करता है री इलेक्शन के बारे में। देन आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देन आर्टिकल 60 ओथ अफर्मेशन के बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ लेते हैं। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है किसी भी कंडीशन या किसी भी कारण से, तो जो भी सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनके सामने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ लेंगे। देन 61 बात करता है प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट की, तो ये भी हम आगे बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है। आपके मन में हो सकता है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उन्हें तो मालूम होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सोचते होंगे कि कौन इलेक्ट करता है एक्चुअल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो कि कंसिस्ट करता है कुछ इलेक्टेड मेंबर्स से, और वही वोट डालते हैं। अगर हम देखें कि हम इलेक्ट करते हैं क्या, तो हम इलेक्ट नहीं करते, बट हाँ कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। जिन लोगों को आप इलेक्ट करते हो, जैसे से वो जो इलेक्टेड होते हैं वो लोग वोट डालते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो हम देखते हैं इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, अब कौन लोग होते हैं। पहला बात करता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में दो होते हैं, एक होता है हमारा लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट डालते हैं। और दूसरा बात करता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी उनमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी इसमें वोट करते हैं। देन यहां पर नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया है स्टेट मतलब क्या है, स्टेट में इन्होंने क्या क्या और इंक्लूड किया है। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन में बताया है कि दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी भी यहां पर इंक्लूडेड है।
आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 55, जो कि बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि क्या, जैसे कि आप वोट डालने जाते हो तो आप क्या कर, आपका वोट जो है एक ही वोट रहता है आपके पास, आप डालते हो, उसकी वैल्यू भी एक ही रहती है। बट एमपीज और एमएलए के केस में ऐसा नहीं होता। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की मैं बात करूं, उनके केस में ऐसा नहीं होता। उनकी वोट वैल्यू जो है थोड़ी सी अलग होती है। एक फॉर्मूला होता है जो कि आप देख पा रहे होगे आपके स्क्रीन पर, ये दो फॉर्मूले मैंने यहां पर दिए हुए हैं। इस बेसिस पर इनका निकाला जाता है कि जो एक एमएलए की वोट वैल्यू है वो कितनी होगी, उनकी वोटिंग की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में मैं और अच्छे से इसको समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसको कि यहां पर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ एन एमएलए वोट कितनी होती है, और नीचे आप देख पा रहे होंगे ये स्टेट्स दिए हुए हैं। यहां पर ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने दिया हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले दिया हुआ है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मान के चलिए जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का हूं, तो जितनी भी मध्य प्रदेश की यहां पर एमपी की टोटल पॉपुलेशन है यहां पर रख दो आप, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है उनको यहां पर रखकर इनटू कर दो उसको 1000 से। जो भी यहां पर सम आएगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल पॉपुलेशन से स्टेट की। जो भी आपका सम आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे कि इस केस में अगर हम आंध्र प्रदेश के केस में देखते हैं तो यहां पर टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 175 है। पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन इतनी है, तो पॉपुलेशन को आप यहां पर रखें, 175 को यहां पर रख के इंटू 1000 से कर दें, जो भी टोटल आएगा उसको डिवाइड कर दें इससे, तो आपका आंसर आएगा 159। तो ये मतलब एक एमएलए वोट करेगा तो 159 वोट्स वो डाल रहा है, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें देखना है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर दी स्टेट, स्टेट की टोटल वैल्यू वोट कितनी हो रही है, जितने भी एमएलए इलेक्टेड है उनको मल्टीप्लाई कर दो एक उसकी वैल्यू से, तो 175 को अगर हम इंटू करते हैं 159 से तो हमें मिलेगा 27825। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक एमएलए के वोट की, ठीक है, ये एक एमएलए के वोट की, और यहां पर ये टोटल स्टेट से कितने वोट डाले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, और जो पीछे फॉर्मूला एमपी का दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग वहां पर आप डिटेल्स पुट करेंगे तो वहां पर आपको एमपी के भी पता चल जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सिर्फ इसलिए रखा कि आपको बेहतर समझ में आ सके। देन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, किस तरीके की इलेक्शन प्रोसेस होती है। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब एसटीवी क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा, वरना ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बट सिंपल है बहुत। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस डले, वहां पर देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि सर हमें चाहिए एक एसटीवी पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो, तो मैं एक एसटीवी पे आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और ये जो वोट होते हैं तो क्या खुले में वोट होते हैं, नहीं, ये सीक्रेट बैलेट सिस्टम से वोट होते हैं। एसवीएस जो कि आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है, उसमें क्या होता है कि पता नहीं चलता सामने वाले को कि किसने किसको वोट किया है। और प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि मान के चलिए 3 लोग इस इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है, 3 लोग खड़े हुए हैं, और एक लिस्ट होती है जहां पे इस तरीके से 1 2 3 दिया होता है। तो आपको जो भी आपका प्रेफरेंस आप जिसको देना चाहते हो, मान के चलिए अगर यहां पर कोई ए खड़ा हुआ है, यहां बी है और ये सी है, आप चाहते हो कि ए प्रेसिडेंट बने तो आप ए पर 1 कर दोगे, बी पर आप चाहते हो सी बने तो सी पे आप 2 कर दोगे और बी पे 3 कर दोगे। इस हिसाब से थोड़ा वोटिंग होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप चाहते हो एक्सक्लूसिव वीडियो आए तो मैं बना दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ एक जस्ट एक आइडिया देने के लिए किस तरीके से एसटीवी वर्क करता है। देन हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं उनको मालूम ही होगा आर्टिकल 58 के बारे में, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता है। क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होती है, एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट कब दिया जाएगा, कब किया जाएगा, जब ये क्वालिफिकेशंस वो है कंप्लीट कर लेता है या फिर वो एलिजिबल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये 3 कंडीशंस फुलफिल करनी होती। पहला तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, दूसरा उसने 35 इयर्स जो है कंप्लीट कर लिए हो, एटलीस्ट 35 इयर्स का होना चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन आती है कि वो क्वालिफाइड हो इलेक्शन के लिए एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल में। ये तीनों कंडीशन अगर कोई कंप्लीट कर लेता है या फुलफिल कर लेता है, देन वो इलेक्ट हो सकता है एज अ प्रेसिडेंट, मतलब क्वालिफाइड हो जाता है एक तरीके से। और एक और कंडीशन है, अगर हम क्लॉज की 2 की बात करें तो यहां पर बात करता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। मान के चलिए अगर आप गवर्नमेंट में ऑलरेडी हैं और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है, और अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं इलेक्शन, तो वो आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा। ये कुछ क्वालिफिकेशन है जो कि बात करती हैं इलेक्शन की प्रेसिडेंट के रिलेटेड। देन अगर मैं बात करूं आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 बात करता है प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो
क्या प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है? प्रेसिडेंट जो हेड है हमारे इंडियन स्टेट का, क्या उसको भी रिमूव किया जा सकता है? तो मैं आपको आंसर देता हूं, दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो वो चाहे तो वो खुद रेजिग्नेशन दे दे, तो रेजिग्नेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर हम बात करें क्या उसको निकाला जा सकता है, क्या उसका इंपीचमेंट हो सकता है, तो आर्टिकल 61 प्रोवाइड करता है पावर की हाँ, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू उसको निकाला जा सकता है। अगर जैसे कि आपको मालूम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं सुप्रीम लॉ, मतलब ये, इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि ये सुप्रीम लॉ है, कि मतलब सब कुछ जो भी कुछ फॉलो हो रहा है, जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, कहीं किसी का फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट नहीं कर सकते। अगर प्रेसिडेंट कुछ भी इस तरीके से करता है जिससे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, तो उसका इंपीचमेंट हो सकता है। आर्टिकल 61 ने प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आर्टिकल 61 में आपको एक्सप्लेन करने के लिए किस तरीके से इंपीचमेंट होगा, दोनों हाउसेज में किस तरीके से चार्ज जो है लगाया जाता है और चीजें होती हैं। आई होप आपको इतना वीडियो में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है क्लियर होगा। मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट तरीके से इसमें आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।